नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दतिया में चुनावी रंग, जुटेंगे सियासी दबंग। चुनावी रंग और चुनावी रंग अधूरा है अगर दबंग ना हो। दबंग से यहाँ वो दबंग का आशय नहीं है, हुण दबंग 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 दबंग, वो नहीं था। सियासत में भी दबंग है। दबंग यानी जिनकी पर्सनैलिटी में असर है। जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी मोहब्बत का असर होगा ना तो तुम देख लेना, दुनिया कहेगी कि मेरी मोहब्बत का क्या रंग था। ऐसे ही सियासत में कहा जाता है कि ये नेताजी आ गए ना, इनकी रैली हो गई ना, 5,000 वोट इधर से उधर देखते ही देखते हो जाएंगे। ऐसा मानना ही पड़ेगा। इसीलिए तो राजनीति में एक शब्द है, स्टार कैंपेनर, सितारा प्रचारक। और नेता बड़े लालायित भी रहते हैं, नए नए जिनको प्रचारक बने हैं कि भैया सितारा प्रचारकों की सूची में हमारा भी नाम हो जाए, स्टार प्रचारक हो जाए। तो अब स्टार प्रचारक, क्योंकि 30 तारीख को मतदान है और 3 को चुनाव के नतीजे आएंगे, 3 अगस्त को, तो अब ये अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ चढ़ा है। बहुत दिलचस्प होगा रंग, और आप और हम रहेंगे संग और देखेंगे कि किसका होगा दतिया का ये चुनावी रण। तो सबसे पहले हमारी रिपोर्ट के बाद डिबेट। दतिया का चुनावी रण अब आखिरी चरण में प्रवेश कर चुका है। समय कम है और चुनौती बड़ी। ऐसे में बीजेपी ने अपने सबसे बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही मोर्चा संभाल चुके हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। इसके बाद 25 से 27 जुलाई तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दतिया में चुनावी सभाएं और जनसंपर्क करेंगे। वहीं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी 16 जुलाई से लगातार बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी इस चुनाव को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानकर पूरी ताकत झोंक रही है। कुछ कारणोंवश हम पिछली 2023 के चुनाव में जरूर कुछ न कुछ चीज़ें रही होंगी, लेकिन आज माई की कृपा से उपचुनाव है। जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है और विकास के आधार पर हम हर बूथ तक हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सबकी मेहनत और हमारी जो पार्टी की नीति है रीति है उसको लेकर बूथ के मतदाता कमल के फूल पर कमल खिलाएंगे और भैया आशुतोष जी को जिताएंगे। वहीं कांग्रेस भी मुकाबले को सीधा और कड़ा बनाने में लगी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। बूथ से लेकर गांव और गांव से लेकर वार्ड तक संगठन को सक्रिय करने की रणनीति पर काम हो रहा है। कांग्रेस का दावा है कि 2023 विधानसभा चुनाव की तरह जनता इस बार भी उसे समर्थन देगी और उपचुनाव में उसकी जीत होगी। आप चाहे मुख्यमंत्री इकट्ठे हो जाओ, मोदी जी को बुला लो, चाहे जितने मंत्री आ जाओ, आपको लोग वोट नहीं देंगे। वोट देने के लिए आप वास्तव में किसानों का हित करिए, वास्तव में जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर खोलिए, वास्तव में गरीबों के लिए आप आइए मैदान में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के मैदान में आइए। और ये कांड कर रहा है, नीट जैसे पेपर लीक हो रहा है, इस पे आप क्या कह रहे हैं? तो आपको वोट नहीं देगी, चाहे कितने भी इकट्ठे हो जाइए। दतिया में सिर्फ प्रचार की नहीं, प्रभाव की भी परीक्षा चल रही है। रैलियां हो, रोड शो हो या बूथ मैनेजमेंट, अगले 6 दिन चुनावी तस्वीर की दिशा तय करेंगे। दतिया में चुनावी रंग अब पूरी तरह से चढ़ चुका है और सियासी दबंगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बड़े चेहरे मैदान में उतर रहे हैं, दावे और वादे तेज हो रहे हैं, लेकिन फैसला मतदाता के हाथ में है। अब नजर 30 जुलाई की वोटिंग और 3 अगस्त के नतीजों पर है, जो तय करेगा कि दतिया का जनादेश सत्ता के साथ जाता है या विपक्ष के साथ। चलिए हमारे सवाल देख लीजिए। क्या स्टार प्रचारकों की एंट्री दतिया उपचुनाव को और दिलचस्प बनाएगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिन बाद पहुंच रहे, खास अंदाज है उनका, किसी रॉक स्टार की तरह मंच पर नजर आते हैं वो। दतिया उपचुनाव के दंगल में स्थानीय मुद्दे भारी पड़ेंगे या बड़े चेहरे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या बूथ मैनेजमेंट बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने की चाबी बनेगा? ये भी एक अहम सवाल है। हमारे मेहमान देखिए स्टूडियो में मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, स्वागत है। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठतम पत्रकार, विश्लेषक,
और उस रीजन की राजनीति को बहुत गहराई से समझते हैं। हमारे साथ रहेंगे उमेश त्रिपाठी जी हैं, हमेशा की तरह शालीन लेकिन चुभने वाली टिप्पणियों के साथ, स्वागत है उनका भी। और घनश्याम पेरोनिया जी हैं, सज्जनता के प्रतीक हैं और बड़े ही सरल राजनेता हैं, सहृदय राजनेता हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन आप राजनेताओं की प्रशंसा कर करके मेरे बारे में कोई राय मत बना लीजिएगा कि ये व्यक्ति जो है, ये एंकर जो है, सिर्फ राजनेताओं की प्रशंसा की चाशनी में डूबा हुआ है। एंकर सबसे निरीह प्राणी है सर, कोई इधर से कान मरोड़ के चला जाता है, कोई उधर से कान मरोड़ के चला जाता है। हमारे प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव आप लोगों का बना रहे। सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, मैं आप ही की तरफ आता हूं। अब अपने अंतिम चरण की तरफ ये रण बढ़ रहा है। 23 तारीख को हम बात कर रहे हैं, 7 दिन बचे हैं जब जनता अपना मन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर देगी। अब जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इम्पैक्ट आना चाहिए, और भी बड़े नेता, दोनों ही पार्टियां, और अंदर ही अंदर गजब की तैयारी चल रही है, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। और देखना यह भी है क्योंकि गुटबाजी का बवंडर दोनों पार्टियों को परेशान कर रहा है, बीजेपी को ज्यादा, कांग्रेस को कम। आपकी टिप्पणी। देखिए शरद जी, ये इलेक्शन कई मायनों में बहुत इंटरेस्टिंग है, ना केवल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बल्कि मध्य प्रदेश की जनता को भी बहुत इंटरेस्ट जब से बन गया है, जब से कहीं ना कहीं यहां पर बाईपोल नेसेसिएटेड हुए हैं। फर्स्ट कारण क्योंकि वो घटनाक्रम आपने देखा, पूरे प्रदेश की जनता ने देखा कि कैसे वहां चुनाव हो रहे हैं। दूसरा, जो स्वाभाविक उम्मीदवार उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के माने जा रहे थे, उनका टिकट ड्रॉप होना, इन दो चीजों ने बहुत इंटरेस्टिंग इस इलेक्शन को बना दिया है। साथ ही मैं ये कहूंगा कि आपने कहा कि स्टार कैंपेनर्स भी वहां पहुंच रहे हैं। देखिए, स्टार कैंपेनर्स किसी भी इलेक्शन के जो सिनेरियो होता है उसको एक ऐसा इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं, क्योंकि लोगों की, नेताओं की और वहां के वोटर्स की भी उनमें श्रद्धा होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन एक पर्टिकुलर कौम के कारण हारी थी, वो थी यादव कम्युनिटी। इस बार भी यादव किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से या क्षेत्रीय पार्टी का है, हालांकि नेशनल लीडर हैं वो, उनकी पार्टी से खड़ा हुआ है। ऐसे में मोहन यादव का 2 दिन वहां कैंपेन करना या 3 दिन कैंपेन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, और प्रदेश भर की निगाहें उस पर होंगी, क्योंकि यादव वोट वहां लगभग अराउंड 14 to 15,000 माना जाता है। अगर उसको कन्विंस करने में मोहन यादव कामयाब हुए तो ये मान के चलना कि नरोत्तम मिश्रा और मोहन यादव 2 फैक्टर ऐसे होंगे उस इलेक्शन में। हालांकि बीजेपी का भी अपना एक है स्टाइल काम करने का। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस में भी आपने कहा कि वहां पर भी कहीं ना कहीं एक जो इसको टिकट अवधेश नायक को माना जा रहा था दिया जाएगा, उनको नहीं मिला। हालांकि वो भी पार्टी के साथ हैं, इधर नरोत्तम मिश्रा भी पार्टी के साथ हैं। लेकिन पार्टी, अगर बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के जो फॉलोअर्स हैं उनको कन्विंस कर पार्टी की तरफ अगर मोड़ लेती है, दूसरा ब्राह्मण वोट काटने में अगर अवधेश नायक कांग्रेस के लिए फायदेमंद होते हैं, तो मान के चलना ये चुनाव 2023 जैसा ही कुछ सिनेरियो पैदा कर रहा है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये चुनाव किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है। ये चुनाव बहुत टफ है। हालांकि तीसरी पार्टी के प्रेजेंस के कारण इस चुनाव में ये जरूर माना जा रहा है कि दोनों में से किसको ज्यादा डेंट देगा, बीजेपी को या कांग्रेस को। बहुत बढ़िया आपने विश्लेषित किया और 2 कम्युनिटी का भी आपने उल्लेख किया। एक और फैक्टर डॉक्टर साहब ऐसा लगता है, और वो फैक्टर है सहानुभूति का फैक्टर। अब वो कितने प्रतिशत मतदाताओं के मन को छूता है? क्या भैया नरोत्तम नहीं भाई यार, नरोत्तम होते तो बहुत ही अच्छा रहता यार, बे नहीं दिख रहे यार, और कसक है यार दिल में। अगर ये बात रही तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। मनोज, देखिए, आप जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं उस पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा खुद कमान संभाले हैं, तो मुझे लगता है कुछ हद तक उसको, उस गड्ढे को भर पाने में बीजेपी सफल होगी। मुझे तो लगता है कि उससे और जख्म हरे हो जाते हैं। दोनों चीजें हैं सर, जख्म हरे भी होते हैं, लेकिन जख्म जब वो बताए आप कहें कि हाय हुसैन हम ना हुए, भैया हुए, भैया को दो, तो इसमें परेशानी और बढ़ती है।
हाँ, मतदाता के सामने परेशानी हो सकती जी। है, लेकिन मतदाता तो बहुत समझदार है, वो किसी की ऐसी परेशानी मुझे लगता ना तो वो नरोत्तम मिश्रा ये जरूर देखेगा वो कि 2.5 साल में जिस तरह सरकार का नहीं होना कितना नुकसान होता है। यदि आप सरकार को नहीं जिताते, सरकार से संबंधित व्यक्ति को नहीं जिताते हैं तो उसका असर दिखाई देता है। लेकिन जो ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है वो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ता है। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो वो स्वाभिमान को यदि अपने ऊपर ले लेता है तो फिर यहाँ चीज़ें दूसरी हो जाएंगी। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है, चुनाव बहुत ही दिलचस्प है। दोनों दल, इसलिए आप समझिए ना कि कल ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँच रहे, 3 दिन मुख्यमंत्री वहाँ रहने वाले हैं। आज ही हेमंत खंडेलवाल वहाँ पहुँच गया, उन्होंने अपना डेरा डाल दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के भी तमाम सारे लीडर पहुँच रहे हैं। लेकिन शरद जी, वहाँ का चुनाव जातिगत समीकरणों का बड़ा खेल है, और जातिगत समीकरण ही किसी का खेल बिगाड़ेंगे, किसी का बनाएंगे। सहानुभूति की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा पीछे भी छूट रही धीरे धीरे। मैं हमेशा याद रखता हूँ एक पत्रकार के नाते 2004 1984 का लोकसभा इलेक्शन, माफ़ कीजिएगा, न जाति काम करती है अगर सहानुभूति की लहर रहती है। 400 पार अगर कांग्रेस हो जाती है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं होती कि सहानुभूति की लहर पर खड़ा हो। 2023 का चुनाव आप याद करिए मनोज जी, वो चुनाव लाडली बहना का चुनाव था, और लाडली बहना के साथ जो इमोशंस था उस पर न जाति गई न कोई और चीज़ गई। तो ये चीज़, हाँ, द्वंद्व का चुनाव था 2018 का कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। ये भी बहुत अच्छे नहीं लग रहे और इनमें भी यार बहुत दम नहीं लग रहा है, क्या करें यार। तो एक को रोक दो 220 के आसपास, एक को 118 दे दो। ये वो चीज़ है जो द्वंद्व की तरफ ले जाती है। द्वंद्व तो वहाँ भी है जी, द्वंद्व है। और फिर मैं कहूँगा जोरदार जज्बात, अगर जज्बात हैं और जज्बात ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ही होने थे, तो फिर मुश्किलें बढ़ेंगी बीजेपी की। और बीजेपी कितनी ये खाई पाट पाएगी ये निश्चित तौर पर बताएगा, क्योंकि मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी जख्म हरे कर रही है। जी ठीक। घनश्याम पिरौनिया जी, आपकी टिप्पणी, फिर मुकम्मल टिप्पणी के लिए कांग्रेस की तरफ। जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आशुतोष तिवारी जी ये स्थानीय हैं, और मुझे सौभाग्य है कि मेरी भांडर विधानसभा के पिपरुआ ग्राम के वो रहने वाले हैं। और बुंदेड़ा ये दतिया में आता है, बुंदेड़ा में उनका जन्म स्थान है। तो वो स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते, और कहीं ना कहीं हमारे नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी जिस प्रकार से जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रत्याशी के साथ और घर घर जा कर के और भारतीय जनता पार्टी का कमल कैसे खिले, इस हेतु उनके द्वारा जो मेहनत हो रही है, और केंद्र की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के द्वारा किए गए कार्य, और वास्तव में जब नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ जब विधायक थे, मंत्री थे, और उनके समय में जो विकास के काम हुए हैं, ये जनता बहुत भली भांति से परखती है, जानती है। और जनता ये भी जानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए क्यों हम हमारा वोट खराब करें। कहीं ना कहीं उसका मन, उसके जहन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह है। और मुझे लगता है कि 30 तारीख को उनका वो स्नेह कमल के फूल का बटन दबाकर और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं विजय श्री दिलाने में ये कामयाब होने वाला है। और इस हेतु आप देखेंगे हमारे भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व, हमारा स्थानीय नेतृत्व और बूथ का एक एक कार्यकर्ता जिस संजीदगी के साथ में लगा हुआ है, घर घर जा रहा है, निवेदन कर रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज आप देखेंगे दतिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार की बयार बह रही है, मैं समझता हूं कमल का फूल वहाँ खिलने वाला है। शुभकामनाएं आपको इसके लिए। लेकिन आपने कहा वोट खराब क्यों करें, लोकतंत्र में इसके मायने बड़े अजीब से हैं घनश्याम जी। क्या विपक्ष के विधायकों को फंड नहीं मिलते? क्या वो बेचारे विकास के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं? ऐसा मत कहिए कि काहे को जनता वोट खराब करे। मेरा शरद जी मेरा निवेदन ये था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और हर आदमी चाहता है कि विकास के काम, विकास का चक्र, विकास का पहिया, तो विपक्ष रहेगा ही कहाँ फिर सर? अगर आप ऐसी घोषणा कर देंगे घनश्याम जी,
तो विपक्ष मैं- कहाँ जाएगा? मैं वही पक्ष तो कह रहा विपक्ष हूं। दोनों को विपक्ष- रहने दीजिए, और रहते आए हैं, रहते रहेंगे। चलिए, मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं, अभी- आपकी अभी- मंशा मैं समझता शरद हूं, जी, कम से शरद कम जी, मेरा निवेदन, मैं आपकी अभी- मंशा पर तो कोई अभी- सवाल अभी नहीं उठा विधायक भी- सकता। विधायक भी कांग्रेस के थे। जी जी, अभी कांग्रेस के विधायक थे यहाँ से। त्रिपाठी साहब, उमेश त्रिपाठी जी। जी देखिए, दतिया में चुनाव का निर्णय तो उसी दिन हो गया था जिस दिन नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, और निर्णय पे सील उस दिन लग गई थी जब, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जब नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन की सभा में पब्लिक के सामने करुण वेदना में अपने आंसू दतिया की धरती पर गिराए थे। वो सारे आंसू जो है रक्त बीज बनकर जनता के बीच में गए, और इसका सीधा प्रभाव जनता पर यह हुआ कि जनता नरोत्तम के प्रति सहानुभूति रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कसम खाकर इस बार मतदान करेगी। दूसरा क्या है कि आपने बताया कि सिंधिया जी अभी वहां प्रचार करने जाएंगे। अच्छी बात है, सिंधिया जी काबिल नेता हैं, लेकिन आपको भी ये मालूम है कि नरोत्तम और सिंधिया जी का 36 का आंकड़ा है, और नरोत्तम के जितने कार्यकर्ता समर्थक हैं वो सिंधिया जी को देखकर और नाराज होंगे पार्टी से। तो ये इनका जो वो है, इससे काफी वो होगा। और देखिए, जो तिवारी जी वहां खड़े किए गए हैं, ये तो भांडेर के रहने वाले दतिया के स्थानीय प्रत्याशी है नहीं। तो इसमें क्या है कि लोगों को भी एक चीज है कि कहाँ वो नरोत्तम के रूप में एक उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते। दतिया जो है एक विकास का नगर बनता, दिल्ली के पास है, तो जैसे किसी की मेहंदी लगाते ही विधवा हो जाए, तो दतिया के साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट मिलती तो ये दतिया विकास की चहुओर प्रगति, दिन रात चार चौगनी प्रगति करके विकास की यात्रा में आगे बढ़ जाता। लेकिन नरोत्तम का टिकट काटकर उन्होंने एक मुख्यमंत्री आप कांग्रेस में ही है ना? वहां से हरा दिया। जी, कांग्रेस में ही है ना आप? आप कह रहे हैं कि हम तो कांग्रेस विकास में ही की हैं। बयार बह उठती, नरोत्तम मिश्रा जी समर्थक की भांति बोल रहे हैं आप। यदि मैं कह रहा हूँ, वही शरद जी मैं कह रहा हूँ। नहीं, देखिए, कांग्रेस यदि के कोई, मुखारबिन से देखिए दिखाई दे मेरी रहा बात है। सुनिए कांग्रेस शरद भाई, के मेरी बात नेता कह सुनिए। रहे हैं। यदि कोई, वास्तव में विकास हुआ है, मैं इसका आपकी मतलब ये है। हाँ, ये तो नहीं, मान नहीं, लिया आपने। नरोत्तम मिश्रा ने विकास किया, नरोत्तम भाजपा जी ने यदि विकास आते किया, तो ये इस बार कह रही उप है। मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनते। दतिया की स्थानीय जनता में ये बात है कि नरोत्तम को इसलिए काटा गया क्योंकि मोहन यादव जी ने कहा यदि ये आ जाएगा तो मुख्यमंत्री बनेगा। तो आफ्टर ऑल जो आज विश्वासघात हुआ, आज जो छलावा हुआ, दतिया की जनता के साथ हुआ। तो जनता दतिया की जो है इस बात का मुकम्मल जवाब भारतीय जनता पार्टी को देगी कि आपने हमारे यहाँ से एक जो व्यक्ति उप चलिए, मुख्यमंत्री मैं या लौटता मुख्यमंत्री बन सकता था उसको रोका है। हम लौटता बताएंगे हूं। उसको रोकने का परिणाम क्या होता है, इसलिए हम कांग्रेस जिताएंगे। सत्य प्रकाश जी, यही कांग्रेस की एक चुनौती जो है कई बार कांग्रेस को परेशान करती है। ये मान लेते हैं कि नरोत्तम जी को जो टिकट नहीं मिला तो अब सब कुछ हो गया, अब नरोत्तम जी गए तो कांग्रेस अपने मिनिमम एफर्ट्स में भी ये सीट जीत सकती है, जबकि ऐसा नहीं होता। बीजेपी अपनी एक एक कमजोरी को वहाँ खुर्दबीन से देख रही है, माइक्रोस्कोप से देख रही है। नरोत्तम जी के समर्थक कौन, उनको कैसे टैकल करें, उनको कैसे हैंडल करें। और कांग्रेस का ये क्रैडुलस अप्रोच जो है, आशु विश्वास जो रहता है कि भैया अब तो हो गया, अब तो ये बहुत गुटबाजी है, इस समय तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता गुटबाजी में उलझे हैं, अपनी बल्ले बल्ले है। क्या यही एक बड़ी कमजोरी है कांग्रेस की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर देखें, पिछले 2-3 दशक से कांग्रेस कई इलेक्शंस यहां इसलिए भी हारी है ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कई सीट्स पर। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, ग्वालियर चंबल रीजन अगर 2013, 2018, 2020 के बायपोल्स और इसके बाद 2023 के असेंबली इलेक्शंस पर देखते हैं, विचार करते हैं, तो एज कंपेयर टू अदर रीजन्स, अगर छिंदवाड़ा रीजन 2018 का छोड़ दिया जाए तो इस रीजन ने कांग्रेस को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला था। कांग्रेस को बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि ये पूरा रीजन कांग्रेस की बड़ी भूमि है। सत्यप्रकाश जी, जो जहां बात उसको- मैंने पहले कही, आप इत्तेफाक करेंगे कि वो रीजन जज्बातों का रीजन है, जहां ये नारे गूंजे कि जाको बैरी जिंदा बाके जीवन को धिक्कार है, जो इस तरह की एक नारेबाजी है जो उस रीजन से आती है, वहां ये चीजें, माई का लाल आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में, वहां जज्बाती मुद्दे असर डालते हैं लोगों पर। जी जरूर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। आपने देखा कि अगर दतिया असेंबली की केवल असेंबली सीट की बात करें, उस कॉन्स्टेंसी पर चाहे 1952 से जब से इस सीट ने जन्म लिया है,
लगातार अगर देखते चलते हैं तो केवल 72 में जनसंघ जीता, 1990 में भारतीय जनता पार्टी जीती, बकाया के 2008 के पहले तक वहां कांग्रेस, नॉन बीजेपी, नॉन जनसंघ या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते। तो कहा जा सकता है कि अगर इस सीट को किसी ने सेफ्रॉन कलर दिया है तो वो कहीं ना कहीं नरोत्तम ने दिया है। यानी कि वहां का जो वोटर्स है, वहां के जो पार्टी कार्यकर्ता है, उनका अफेक्शन नरोत्तम के साथ ज्यादा है। ये आपने देश में पहली बार देखा कि जब उनका टिकट ड्रॉप हुआ तो जो विरोध पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा गया, मतलब मास लेवल पर रेजिनेशन। एक चीज और देखी डॉक्टर सत्य प्रकाश जी हमने कि इसके पहले जो चुनाव हुए, हालांकि वो बाय इलेक्शंस में ये परंपरा नहीं रहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी बीजेपी के अगर बड़े नेता ये घोषणा कर देते यहाँ, जैसे अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के लिए कह दिया था कि ये व्यक्ति अगर आप जिताएंगे महत्वपूर्ण पद पर दिखेंगे। ग्वालियर के लिए कह दिया गया था, जो ग्वालियर नहीं, गुना के लिए मनोज जी सांसद जो हैं केपी के लिए कहा था कि ये कह दिया था कि इनको भी जिम्मेदारी देंगे। लेकिन अगर ये बात कह दी जाती दतिया के लिए कि नरोत्तम मिश्रा आपको बड़ी भूमिका में दिखेंगे और दतिया का विकास उन्हीं के हाथों में रहेगा और उन्हीं के छोटे भाई यहां संभाले, कुछ और बेहतर इंपैक्ट होता डॉक्टर साहब? नहीं, आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत अच्छा पार्टी के लिए सजेशन भी है ये। अगर कहीं ऐसा होता तो जो विरोध के सुर कहीं ना कहीं वहां के वोटर्स में, कार्यकर्ताओं में, क्योंकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, उस सीट पर जो डेवलपमेंट हुआ है पिछले 2 दशक के अंदर वो अभूतपूर्व है। इसलिए वहां का जो लगाव है वोटर्स का या वहां की जनता का, वो नरोत्तम के साथ बढ़ा। हालांकि पिछले 2.5 साल में उन्होंने उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया, लेकिन अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए फायदेमंद होता। लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि जो कैंडिडेट दूल्हा सामने होता है, ये चीजें दूल्हा के लिए कही जाती हैं, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा इस समय दूल्हा नहीं है, और अगर दूल्हा के लिए कही जाती सब कह दिया, तो ये उसका कह और के ज्यादा बैड इंपैक्ट पड़ता। आपने सब कह दिया डॉक्टर साहब, ये कह के आपने सब कह दिया और समझने वाले सब समझ भी गए। और ये एक पीड़ा भरा तथ्य भी है राजनीति का भी और जीवन का भी कि आप हमेशा, हाँ बोल लीजिए त्रिपाठी जी, वक्त बहुत कम है जी। कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं से दतिया की जनता बहुत बुरी तरह नाराज है। एक मोहन यादव से बाबत इसलिए कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने में एड़ी चोटी लगाकर उनका टिकट काटा, और नरोत्तम अभी वो मतदाताओं को लुभा लेंगे वहां, तो आप फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे त्रिपाठी साहब। आप पहले ही पूर्वानुमान लगा लेते हैं। जनता पार्टी का कैंपेन जो है डिरेल हो गया है और वहां कांग्रेस थंपिंग मेजोरिटी से 25,000 से अधिक मतों से जीतकर विधानसभा में आ रही है। आपको भी शुभकामनाएं हैं, बीजेपी को भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। आप लोग खूब अच्छे से लड़िए जिससे टक्कर बहुत मजबूत हो। घनश्याम जी बहुत कम वक्त है, 15 सेकंड जी। मैं वही कह रहा हूं, ये दिवा स्वप्न देखने का काम कांग्रेस के हमारे विद्वान प्रवक्ता कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अभी अपने बातों में कहा था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जो आंसू बहाए और उन्होंने पता नहीं कैसी श्रेणी देने का काम किया रक्तबीज के नाते। मैं समझता हूं उनका एक एक आंसू जो गिरा है वो कमल का फूल के रूप में खिलने वाला है। कांग्रेस इस भुलावे में ना रहे। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी कर्मठ नेता हैं। आपने भावुक कर दिया घनश्याम जी मुझे। वो जिस प्रकार से स्वयं जीतते हैं उसी प्रकार से जीतने का काम वो करने वाले। आपकी जो व्याख्या है वो मुझे पौराणिक संदर्भों में कालिदास जी की तरफ ले गई कि नरोत्तम जी का एक एक आंसू उनका जो है वो धरती पर जो गिरा है वो कमल का फूल बनकर खिलेगा। बच्चन साहब अपनी आवाज में इसको बोलते तो ऐसा लगता कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन आप दोनों ने बहुत बढ़िया ढंग से अपना अपना पक्ष रखने की कोशिश की। डॉक्टर सत्य प्रकाश जी ने उसमें, मनोज जी ने उसमें अलग बेल बूटे जड़े हैं। और अब इजाजत दीजिए क्योंकि वक्त चुनाव हो में चला एक चीज है। आ गई दोनों की बातों से, दोनों की बातों से। नरोत्तम के आंसू बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है, वो बहुत क्या बनेंगे, महत्वपूर्ण। कमल का बहुत- फूल बहुत बनेंगे महत्वपूर्ण। आपने या फिर रक्त बीज बनेंगे। काफी आपने महत्वपूर्ण बात की। और दूसरी, डॉक्टर सत्य प्रकाश जी की उस बात पे मैं ठिठक गया हूँ कि दूल्हा तो दूल्हा होता है जी, बिल्कुल। और इस सत्य को आपको आत्मसात करना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।